मेरे देवर के पास अचानक न जाने कहाँ से बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन अचानक इतना सारा पैसा आ जाना मेरी समझ से बाहर था। मैं बेवा थी। कुछ साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था और मेरा एक 6 साल का बेटा था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और अभी मेरी उम्र सिर्फ 26 साल थी। शौहर के इंतकाल के बाद मेरे पास सिर्फ देवर का सहारा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी, जो मेरी शादी के अगले ही साल दुनिया से चली गई थीं। बाकी किसी रिश्ता दार से मुझे उम्मीद ना थी कि वो मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसलिए मैंने देव के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरे दौर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि देवर मेरे लिए गैर मर्द है और मुझे इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनसे कहती कि आप लोग मुझे अपने घर में रख लें, लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो सब खामोश हो जाते। आजकल कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे वादा किया कि वो मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। मुझे सबने बहुत परेशान किया कि हमारा एक छत के नीचे रहना गलत है, लेकिन उसके बावजूद कोई मुझे साथ रखने को तैयार न था। मुझे समझ आ गया था कि लोगों को सिर्फ बातें बनाना आती हैं। अगर लोगों को मेरी वाकई इतनी फिक्र होती तो वो मुझे सहारा देते, लेकिन उन सबको मेरी कोई फिक्र न थी। उनको सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करना था। मैंने एक अलग इलाके में रहने का फैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि इस इलाके का माहौल ठीक नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं कि वहाँ औरतों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरा भतीजा मेरे मरे हुए भाई की अकलौती निशानी है और मैं इसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी हूँ। इसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई, लेकिन मुझे की बात सुनतों ने परेशान कर रखा था। फिर मेरे देवर ने कहा कि हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और अड़ जाते हैं। मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम वो शहर छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ हमें कोई नहीं जानता था और हमने किसी से बात भी नहीं की और रिश्ता भी नहीं रखा, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठाए जाते। अगर कोई मोहल्ले की औरत मेरे घर आती और मेरे देवर और मेरे रिश्ते पर सवाल करती, तो मैं इसे यही जवाब देती कि वो मेरा छोटा भाई है। फिर इस मोहल्ले में सबको यही लगता कि मैं अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ। इसलिए यहाँ हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था, जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। इससे पहले मेरे देवर ने कारोबार शुरू कर दिया था और वो अपने कारोबार में दिन रात तरक्की करता चला गया। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से इसके कारोबार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार मेरा जवाब टाल दिया। फिर मैंने भी ज्यादा पूछ-गछ नहीं की। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि पैसे आ रहे थे। मेरा देवर एक अच्छा इंसान था। मुझे इससे किसी भी गलत काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा छानबीन नहीं की। देवर के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और हमने ये मोहल्ला छोड़ दिया और बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन अमीरों जैसा हो गया था। ज्यादा पैसे आने की वजह से हम अमीर हो गए। सारे रिश्तेदार गरीब थे और बार बार हमारे घर आने लगे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर का पैसा देखकर सबकी आंखें चमकने लगीं और मैं उन सब की आंखों में ठूकर खाने लगी। वो लोग जिन्हें पहले ही देवर के साथ रहने पर एतराज़ था, अब तो और ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। कुछ ने तो ये कह दिया कि देवर के साथ शादी कर लो वरना अलग रहो, तुम्हारा उसके साथ रहना सही नहीं है। सबकी बातों ने मेरा दिल बहुत दिखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना सही नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों से जब मैं कहती कि
मुझे अपने साथ रख लो तो वही लोग मुंह फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक नौकरानी रख ली थी जो हर वक्त हमारे साथ रहती थी, यानी मैं घर में अब अकेली नहीं रहती थी। अमीर होने के बाद फिर देवर ने एक और काम शुरू कर दिया। वो हर महीने 40 लड़कियों की शादी करवाता था। वो हर महीने बहुत गरीब घराने से होती थीं। फिर शादी ई करवाने के बाद इस जोड़े को शादी के बाद के सफ़र के बजाय तीर्थ यात्रा पर भेज देता था और सारा खर्चा खुद उठाता था। देवर के इस काम से मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब लड़कियां तीर्थ के लिए जाती तो वापस बेवा होकर आती थीं। मुझे बहुत अजीब लगा कि कितना आसान था। अजीब लगा क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होने लगा था। ये बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसने ऊपर वाले के फलसफे के लिए ये जिम्मे उठाया था, गरीब लड़कियों की शादी करवाने का और उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने का। लेकिन ये अजीब किस्म की उन्होंने होने लगी थी। मेरे देवर ने कहा कि मैं उस बात का किसी लड़की को पता न चलने दूं कि जो भी शादी के बाद तीर्थ यात्रा जाती है, यात्रा पर जाती है, वो बीवा होकर वापस आती है। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को मालूम होना चाहिए था तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, क्योंकि बहुत ही अजीब किस्म का हादसा होता था जो हर लड़की के साथ हो रहा था, जो कि तीर्थ यात्रा से वापसी आ रही थी। मैंने अपने देवर को ये बात समझाने की आ रही थी। मैंने अपने देवर को कि लड़कियों को पहले इस बारे में मालूम होना चाहिए कि यात्रा से वापसी के वक्त उनके शोहर का इंतकाल हो जाता है। लेकिन मेरी इस बात पर जिंदगी में पहली बार मेरा दीवर मुझ पर भड़क उठा था। अचानक इस तरह के रवैये ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। मेरे दीवर ने इससे पहले मुझसे इस अंदाज में कुबिक नहीं की थी, बल्कि वो मुझे अपने भाई की बेवा मानता था और इसी अंदाज से वो मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया करता था। लेकिन आज जिस तरह मेरे दीवर ने मुझसे बात की थी, इसके इस रवैये पर मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दीवर मुझसे बदतमीजी करके जा चुका था, जबकि मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरे दीवर को क्या हो गया है। मैंने अपने बेटे को खिलाया और उसे सलाह दिया, जबकि मेरी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे देवर का रवैया दिन बदन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मैंने अपने देवर को हमेशा नरमी से बात करते हुए देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे देवर का जो रूप मेरे सामने आ रहा था, वो किसी भी तरह यकीन करने वाला नहीं था। अब तो मेरा देवर दिन बदन काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होता जा रहा था। आज जब अचानक से उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की तो मैं हैरान रह गई। मेरा दीवर रात भर ना आया और मैं उसका इंतज़ार करती रही। कहीं न कहीं अब मुझे इस बात पर शक होने लगा कि वो कोई गलत काम तो नहीं करता, क्योंकि दिन दिन बदन घर में इतना पैसा आना और अब जो हकीकत मुझे पता चली थी कि लड़कियों को तीर्थ यात्रा पर भी जाना और उनके शौहर का इंतकाल हो जाना, तमाम बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं और कड़ी से कड़ी मिलाकर मुझे इस बात पर यकीन होने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इस रात वो घर वापस नहीं आया था। वो अगले 3 दिन तक घर वापस नहीं आया। मुझे अब काफ़ी परेशानी होने लगी थी कि आखिर मेरा देवर गया तो गया कहाँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा देवर 3 दिन तक घर वापस ना आए। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपने कमरे में से बाहर आकर देखा तो मेरा 6 साल का बेटा अपने स्कूल गया हुआ था और कुछ ही देर में मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया। दिन के इस वक्त मेरा देवर कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज इस हालत में मेरे कमरे में आया था। इसे देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा देवर शराब के नशे में धत्त था। मैंने आज तक अपने देवर को किसी गलत चीज़ को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा था।
इस वजह से मेरे लिए काफ़ी बड़ा झटका था कि मेरा देवर शराब पीकर आया है। मेरे देवर के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं हैरान और परेशान थी, उसका एक एक अंदाज देख रही थी। जब वो अचानक मेरे पास आया और आते ही यन्मों में गिर गया, मैं हैरान रह गई कि भला उसे अब क्या हो गया है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। मेरे कदमों में गिरते हुए अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि वो रो क्यों रहा है, जबकि रोते रोते ही वो बेहोश हो गया। दोपहर के इस वक्त मेरे कमरे में आकर बेहोश हो गया। इस वक्त घर में मैं और वो अकेले थे। जो नौकरानी मैंने रखी थी आज छठी पर थी। मैं अकेले ही जैसे तीसे करके इसे इसके कमरे तक पहुंचाया और उसे फर्श पर लटाकर अपने कमरे में आ गई। इस कमरे का दरवाज़ा मैंने पहले ही लॉक कर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे के स्कूल से वापसी का वक्त हो चुका था। अब मुझे अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना था। देवर के कमरे को मैंने ताला लगा दिया था ताकि ऐसी हालत में वो कहीं भी न जा सके, और खुद में अपने बेटे के स्कूल चली गई। बेटे को स्कूल से लेकर जब वापस घर आई तो मेरा देवर अभी तक अपने कमरे में लाक था। अपने बेटे को नहलाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया और वो ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया। इसके ट्यूशन जाते ही मैंने देवर के कमरे का ताला खोला तो देखा वो अब तक वैसे ही बेहोश पड़ा था। अब मुझे उसकी हालत पर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से ऐसे ही बेहोश पड़ा था। शायद शराब का नशा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो अपने होश में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं आ पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं ताकि वो होश में आ जाए। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया और मैंने फ़ौरन वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं किचन में जाकर पानी का जग भरा और पानी लेकर देवर के पास आई और पूरा का पूरा जग उसके चेहरे पर उलट दिया। एकदम से पानी गिरने की वजह से वो हड़बड़ाकर उठ गया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह होश में नहीं था। मैंने उसे कहा कि फ़िलहाल तुम बिस्तर पर सो जाओ, जब तुम होश में आओगे तब मैं तुमसे बात करूंगी। मेरा देवर शायद वाकई में होश में नहीं था, इसी वजह से सर हलाता बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि उसकी हालत देखकर मुझे अब रोना आने लगा था। सारा दिन गुजर गया, लेकिन मेरे देवर को पूरी तरह होश नहीं आया। इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आज उसने पहली बार शराब पी थी, क्योंकि अगर वो इस चीज़ का आदी होता तो यकीनन उस पर इतना गहरा असर न होता। तकरीबन रात के 11 बजे अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने का खटखटाया। मैं अपनी जगह से उठी और एक नज़र बेटे को देखा और एक नज़र दरवाजे को। मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि दरवाजे पर मेरा देवर ही होगा, क्योंकि सारा दिन बीत चुका था तो मुझे इस बात का यकीन था कि अब मेरे देवर का नशा उतर चुका होगा। अब मुझे हर हाल में इससे वजह जाननी थी कि आखिर में वो क्या करता फिर रहा है। मैं वो क्या करता फिर रहा है। आहिस्ता से बिस्तर से उतरी और अपने बेटे का ख्याल करते हुए आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता से तो मेरा देवर बाहर ही के बाद में बाहर जाकर देखी तो मेरा देवर बाहर ही खड़ा था, लेकिन दोपहर के मामले से उस वक्त बहुत अलग हालत में था। इसकी नज़र झुकी हुई थी, बॉल गीला थे और उसकी झुकी नज़र उस बात का इकरार कर रही कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे उस बारे में जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम किया तो क्यों किया। मैंने उससे पूछा, तुमने आज शराब पी थी? इस बात पर वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सरख हो रही थीं। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। ये बात तो मैं पहले ही समझ चुकी थी कि वो शराब पीकर आया है। वो तो बस मैं उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। जैसे ही उसने सर हिलाया मुझे बहुत गुस्सा आने लगा।
मैंने उससे पूछा, क्यों शराब पी थी तुमने? तो वो मुझसे देखकर नजरें न मिला पाया। मैंने उससे दोबारा पूछा कि आखिर तुमने शराब क्यों पी थी? मेरी बात सुनकर मेरा देवर अपना झककर कहने लगा कि मैंने जानबूझकर शराब नहीं पी थी। वो तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहकर पला दी थी कि ये तो सिर्फ एक सादा सा शरबत है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो यकीनन मैं वो मशरूब हरगिज़ ना पीता। मुझे अपने देवर की इस बात पर यकीन आ गया था। मुझे अपने इस बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि ये बात तो मैं पहले दिन से ही जानती थी कि मेरा देवर बिल्कुल गलत इंसान नहीं है, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह था, और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा देता था। मैंने उसे बड़ी बहन होने का नाते समझाया कि तुम इस तरह के दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर दो। लेकिन मेरी ये बात सुनकर उसने अचानक से अपना सर उठाया और जिन नज़रों से उसने मुझे देखा, वो एक पल के लिए मुझे हैरान कर गया। और फिर जब वो बोला तो उसके अल्फाज मुझे हैरान कर गए। वो कहकर रुका नहीं था, बल्कि अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया था। जाते जाते ये भी कह गया कि मैं अब तकरीबन 1 हफ्ते तक घर नहीं आ सकूंगा, और 1 हफ्ते का उसे एक बहुत बड़ा काम मिला है जिसे उसे पूरा करना है। मैं इससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो क्या काम करता है जिसकी वजह से इसके पास इतना पैसा आ रहा है, और ये कौन सा काम है इन्हें 1 हफ्ते के आ रहा है, और ये कौन सा काम है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था। इसकी कही बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि इसने कहा था कि इसके दोस्तों की वजह से ही तो उनके घर इतनी दौलत आ रही है। इसके दोस्तों ने ही तो इसे इस काम का बताया था, जिसके बदौलत वो चंद महीनों में इतना अमीर हो गया, और अब वो किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस काम को अपनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस काम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज पूरे 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मेरे देवर का कोई पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर आखिर कहाँ गया है, और वो क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से इसे चंद दिनों में इतने पैसे मिल रहे हैं। मैं हैरान परेशान थी, बस यही सोचती रही कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करता है। 1 हफ्ते बाद जब मेरा देवर घर वापस आया तो मैंने इससे पूछा, अच्छा कि आखिर वो 1 हफ्ते तक कहाँ था? तो उसने मुझे बताया कि वो 1 हफ्ते से सऊदी में था। इसकी ये बात सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि उसने मुझे बताया ही नहीं था। बाहर गया थे कि वो शहर से बाहर जा रहा था, कि वो शहर से बाहर हुआ था, कि वो मुल्क से बाहर गया था, क्योंकि आज से पहले तो वो मुल्क में रहकर ही काम कर रहा था। अक्सर वो दूसरे शहर जाता रहता था और मुझे बता कर जाता था कि वो दूसरे शहर जा रहा है काम के सिलसिले में। लेकिन आज जो बात उसने मुझे बताई थी वो मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि दूसरे मुल्क जाना इतना आसान काम नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर 1 हफ्ता सऊदी रहकर आया है, और जब पता चला तो उसकी ये बात सुनकर मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा हैरत हुई। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर 1 हफ्ते में सऊदी में क्या कर रहा था। मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का हार मेरे सामने किया, जिसे देखकर मेरी आंखें चमक गईं, क्योंकि रात में उस वक्त खूबसूरत रोशनी में वो सोने का हार चमक रहा था, और उस हार को देखते ही उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। मैंने अपने देवर से पूछा कि वो ये कहाँ से लाया, तो उसने कहा कि सऊदी के शेख ने उसे तोहफे के तौर पर दिया है। मुझे इसकी इस बात पर हैरत हुई। भला इतना महंगा तोहफा कोई बगैर वजह के क्यों देगा? मैंने इससे वजह पूछनी चाहिए तो उसने कहा कि आप आम खाएं गठलियाँ, ये हार मैं आपके लिए लाया हूँ, तो बेहतर है आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लें। लेकिन मैंने अपने देवर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे
कि तुम क्या काम करते हो, तब तक मैं ये हार नहीं रखूंगी। जबकि मेरी इस धमकी पर मेरा देवर परेशान हो गया और वो हार लेकर वहां से चला गया। मुझे अब हकीकत जाननी थी, क्योंकि आज से पहले मेरे देवर ने कभी मेरा कोई हुक्म नहीं टाला था और आज वो इस तरह यहां से चला गया बगैर कोई जवाब दिए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और अब अक्सर ही मेरा देवर मुल्क से बाहर जाने लगा था, कभी सऊदी तो कभी कहीं और। जब भी पूछती तो वो मुझे यही कहता कि आप परेशान ना हो, बस आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको घर बैठे मिल जाएगी। एक दिन वो मुझे कह कर गया कि वो सऊदी जा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सऊदी नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है। इसीलिए मैंने इससे जिद की, मैं भी तो बीवो हूं, मुझे भी तीर्थ यात्रा पर भेज दो। पहले तो मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया, लेकिन फिर वो मेरी बात पर सर हिलाने लगा और अगले दिन ही उसने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन शायद वो भूल गया था कि वो मुझे अकेले भेजना चाहता था, लेकिन हकीकत में मैं उन्हीं लड़कियों के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई। लेकिन तीर्थकियों के साथ तीर्थ हैरान कर दिया। उसने मेरे पैरों तले से मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरे पैरों तले से जमीन सरका दी, क्योंकि मैं तो तीर्थ यात्रा पर नहीं पहुंची, बल्कि उन लड़कियों के साथ साथ में भी सऊदी पहुंच गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे वहां देख लिया था और उसने पहली फुर्सत में मुझे वहां से निकालकर वापस भेज दिया। उसने मुझसे कहा था कि वो अभी कुछ दिन सऊदी रहने वाला है और वापस आकर मुझे सब कुछ बता देगा कि आखिर ये सब की चल रहा है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक से घर का दरवाज़ा बुझा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं डर गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही मेरा देवर खून से लथड़ा खड़ा था। इसकी सफ़ेद रंग की कमीज़ खून से तर थी और चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। उसके माथे पर खून की बूंदें टपक कर घर के मार्बल के फर्श पर गिर रही थीं। मैंने फौरन डॉक्टर को फ़ोन किया और चंद मिनट में ही डॉक्टर घर पर मौजूद था। उसने मेरे देवर के तमाम ज़ख्मों को साफ़ किया और उसे नींद की दवा देकर चला गया, जबकि मैं परेशान से अपने देवर को देख रही थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। वो कहने लगा, गलत का इंजाम बरा ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था तो उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे इसी दुनिया में मिल जाए। इस दुनिया की सज़ा बहुत मुश्किल होती है। इस दुनिया में भगत लो तो बेहतर है। मैंने उससे पूछा कि क्या गलत काम करने लगे थे तुम? तो उसने मुझे बताया कि मैं लड़कियों की शादी नहीं करवाता था, बल्कि मैं एक गैंग के लिए काम करता था, गरीब घराने की लड़कियों को शादी के जाल मैं फंसा कर उन्हें गैंग की आदमियों से, उन कृस्ती गैंग के आदमियों से उनकी शादी करवाया करता था और शादी के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा के नाम पर बाहर मुल्क भेज दिया जाता था। जैसे ही वो लड़कियां बाहर मुल्क पहुंचती थीं तो उन्हें बीच दिया जाता था। 10 या 15 दिन के बाद ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था कि उनका शौहर मर चुका है, क्योंकि ये बात तो वो लड़कियां खुद भी नहीं जान पाती थीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वही उनके असली शौहर हैं या नहीं। उन्हें तो बस ये बताया जाता था कि उनकी शादी इस आदमी से हुई है, लेकिन हकीकत में वो गैंग लड़कियां बीच देता था जिसकी महा मांगी कीमत उसे मिलती थी। इस काम के लिए अलग अलग मुल्क से लड़कियों का इंतज़ाम किया जाता था और उसी तरह हमारे इलाके से मैं और मेरे दोस्त यही काम करते थे। हम लोग गरीब लड़कियों को शादी का लालच देकर बाहर मुल्क भेज देते थे और वहां उनके साथ किया होता था। ये वो लड़कियां खुद भी नहीं समझ पाती थीं, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ रहती थीं उन्हें यही लगता कि वो उनके शौहर हैं, लेकिन हकीकत में
उनके शोहर नहीं होते थे। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। इसी वजह से मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने इस गींग को मनाफी माँ भी कर दिया था कि अब से ये काम नहीं करना चाहता। इस वजह से उसने अपने बंदे भेजकर मुझ पर हमला करवाया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे-तैसे करके मैं वहां से बच गया। अपने दीवर से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो एक दो नहीं बल्कि उन गुंत लड़कियों जिंदगी बर्बाद कर चुका था। इके उन गुंत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। फिलहाल में उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इस वजह से मैंने पुलिस को फोन कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके लिए यही सज़ा बेहतर थी, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। मैंने वो घर भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो मेहनत के पैसों की कमाई से नहीं खरीदा गया था। बड़े कामों का बड़ा ही अंजाम होता है। इंसान को हमेशा हलाल की कमाई करनी चाहिए और दूसरों की जिंदगी से खेलना कभी भी दुरुस्त नहीं। जो लोग गरीब लड़कियों का इस्तेहसाल करते हैं, उनका इंजाम हमेशा बड़ा होता है और इंसाफ ज़रूर होता है। हमें ऐसे जालों से बचना चाहिए और शक की सूरत में फ़ौरन पुलिस या किसी काबिल एतमाद शख्स से मदद लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।